सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन करेंगे। यह जो है पाटलिपुत्र वैभवम यह निबंध के रूप में लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का वैभव। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। पाटलिपुत्रस्य वैभवम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रस्य वैभवम। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। तो चलते हैं सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो हम लोग पढ़े थे 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। अब अगला है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। अब अगला है कुट्टनिम। कुट्टनिम काव्य के रचयिता कौन है? कुट्टनिम काव्य के रचयिता कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने कुट्टनिम काव्य की रचना किए हैं। तो इसको उलट के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दामोदर गुप्त की रचना है। ऑप्शन दे देगा दामोदर गुप्त की रचना है। तो कौन सी रचना है? कुट्टनिम। कुट्टनिम काव्य के रचयिता कौन है? दामोदर गुप्त। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि सरस्वती का निवास स्थान के नाम से कौन सा महानगर जाना जाता है? तो श्लोक में है कि सरस्वती कूल गृहम, मतलब सरस्वती कूल गृहम। इस जगह सरस्वती कूल गृहम भी आ सकता है, या इसका हिंदी है सरस्वती का निवास स्थान। सरस्वती कूल गृहम, इसका हिंदी होता है सरस्वती का निवास स्थान के नाम से कौन सा महानगर जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सरस्वती के निवास स्थान के नाम से पटना महानगर जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि बुद्ध के समय में पटना का पुराना नाम क्या था? किसके समय में? बुद्ध के समय में पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। बुद्ध के समय में पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलीग्राम। अब चलते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध जब बुद्ध का समय था तो वहां पटना का पुराना नाम पाटलीग्राम था। तो भगवान बुद्ध जो थे कहां अनेक बार आए? भगवान बुद्ध कहां अनेक बार आए? तो पाटलीग्राम। पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है कि किनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव अर्थात पाटलीग्राम महानगर होगा, भविष्य में महानगर होगा, परंतु लड़ाई झगड़ा और अग्नि और बाढ़ से हमेशा घिरा होगा। किनके द्वारा कहा गया था? भगवान बुद्ध के द्वारा। किनके द्वारा? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा कि यह पाटलीग्राम भविष्य में महानगर होगा, परंतु लड़ाई झगड़ा बाढ़ अग्नि से क्या होगा? हमेशा घिरा होगा। तो चलते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है कि कुछ समय बाद पाटलीग्राम और किस नाम से जाना जाने लगा? कालांतरण मतलब समय परिवर्तन के बाद जो है पाटलीग्राम जो था यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। पहले भगवान बुद्ध के समय में क्या था? पाटलीग्राम। वहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए, लेकिन कुछ समय बाद
वही पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। चलते हैं तब हम लोग 90 प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न कहता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, मतलब सर्वोत्कृष्ट। किसके समय में, ये समय पूछ रहा है ऐसे कौन से शासक थे कि उनके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था क्या थी? अति उत्तम थी। ऐसा कहां मिलता है? यह जो बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, यह पंक्ति, यह जो बात है, यह यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने रचित ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया है। कौन सी बात का? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज कौन? मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। कहां का राजदूत था? यूनान का। तो इसका प्रश्न वहां से आया, कहां से आया था? पिछले प्रश्नों से 90 प्रश्न में कहा गया था कि किसके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। ऐसा कहां वर्णन मिलता है? ऐसा वर्णन यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जो था, उन्होंने अपने रचित ग्रंथों में उनका वर्णन किया है। तो समझ गए कि मेगास्थनीज का राजदूत कौन था? यूनान। अब अगला प्रश्न है कि किसके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा एवं वैभव प्रियदर्शी, यहां होगा वैभव प्रियदर्शी और अधिक समृद्ध हुआ। किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा एवं वैभव प्रियदर्शी और अधिक समृद्ध हुआ। अब अगला है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर ने किस काव्य की रचना किए हैं? तो काव्य मीमांसा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसकी है? राजशेखर। इसको उलट के पूछ देता है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो क्या हो जाएगा? राजशेखर। या राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग 13 प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या मिलता है? कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा पुष्पपुर और कुसुमपुर। ये दोनों मिलता है। इसका हो जाएगा ए तथा बी, पुष्पपुर भी और कुसुमपुर। तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का दूसरा नाम
पुष्पपुर एवं कुसुमपुर दोनों मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ग्रंथ है, ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पटना के आसपास वहां जो है पाटल पुष्पों का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता था, ऐसा वर्णन मिलता है। इसी आधार पर जो है पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर एवं कुसुमपुर है। अब अगला है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आधार पर कौन सा शब्द प्रचलित है? पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आधार पर कौन सा शब्द प्रचलित है? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रम इति शब्दः, पाटलिपुत्रम इति शब्दः पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलित है। क्या है? यह जो पाटलिपुत्र यह शब्द है, पाटलिपुत्रम इति शब्दः पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। जो पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आधार पर कौन सा शब्द प्रचलित है? पाटलिपुत्र शब्द। जो पाटलिपुत्र शब्द है वह क्या है? पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना को आश्रय लेकर उस पर आधारित पर यह पाटलिपुत्र शब्द बना है। हो गया। अब अगला प्रश्न चलते हैं। 15वां कहता है कि किस ऋतु में पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था? तो किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव? क्या है? कौमुदी महोत्सव यह है शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। उस समय क्या होते थे? लोग बहुत ही आनंद मग्न रहते थे। जैसा आज जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर वहां दृश्य देखा जाता है, उसी तरह उस समय शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव देखा जाता था। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हम लोग 16 नंबर की ओर। 16वां प्रश्न कहता है कि किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था? उस समय किसका शासन काल था जो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था? तो गुप्त वंश। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। आज भी वैसा दृश्य जैसा कौमुदी महोत्सव में देखे जाते थे, आज वैसा दृश्य दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा? क्या कह रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा? 1000 वर्षों तक। यह जो वर्णन मिलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा, इसका वर्णन अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु पुराणादिषु मुद्रा राक्षसादिषु इनमें इसका वर्णन मिलता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनेक पुराणों में, मुद्रा राक्षसों में इनका वर्णन मिलता है कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। तो चलते हम आप अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का उच्च विकास हुआ? किसके शासन काल में? तो इसका हो जाएगा मुगल वंश के काल में। मुगल वंश काले पाटलिपुत्र नगरस्य सुतराम समृद्धम। मतलब
मध्यकाल में जो है मुगल काल में, मुगल वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का कुछ ही विकास हुआ। और जब अंग्रेजों का समय आया तो आंग्ल शासनीय मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का बहुत ही विकास हुआ। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर। कहता है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। किसके शासन, उस समय किसका शासन काल था जो पाटलिपुत्र का बहुत ही विकास हुआ। तो अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत ही विकास हुआ था। आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य सूत्रां समृद्ध जाता। मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का बहुत ही विकास हुआ। क्या हो जाएगा, अंग्रेज के शासन काल। अगला है कि पाटलिपुत्र नगर किस काल में पटना के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध हुआ। तो यह जो पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्र से पटना, सबसे पहले क्या हुआ था कि पाटली ग्राम से पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से पटना। तो यह जो पाटलिपुत्र से पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। मध्यकाले एवं पटना पाटलिपुत्र नगरम इदं पटना नामना इति प्रसिद्धम अभवत्। पाटलिपुत्र नगरम मध्यकाले पटना इति नामना प्रसिद्धम अभवत्। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो हम लोग जानते हैं पटन देवी है, पटना नगर की पालिका देवी के नाम से जानी जाती है। वह आज भी पूजी जाती है। पटना में पटन देवी की पूजा आज भी की जाती है। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 22वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में हम लोग जानते हैं कौन सी नदी है, गंगा नदी। पटना है, गंगा नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, गांधी सेतु। कौन सा है, गांधी सेतु। गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इन्हीं का जन्म स्थान पटना में है। इनका जो जन्म स्थान है वह स्थान गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा नाम से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा नामना इति जायते। आ गया। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 25 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है, उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा।
अब अगला है 26 नंबर। अगला कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम। तो जो पाटलिपुत्र वैभवम है, पटना का वैभव, पाटलिपुत्रस्य वैभवम, तो एक निबंध है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? इसमें किस नगर का वर्णन है? तो पटना। किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना नगर का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पाटलिपुत्रस्य वैभवम, यह विग्रह पाटलिपुत्र पटना का वैभव, पाटलिपुत्रस्य वैभवम का समस्त पद होगा। यह हम विग्रह लिखे हैं और इसका समस्त पद क्या होगा? पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पटना का वैभव। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। इस तत्पुरुष समास का समस्त पद क्या होगा? पाटली वैभवम वैभव होगा, या पटना होगा, या पाटलिपुत्रस्य वैभवम होगा, या पटना वैभव होगा। क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र वैभवम, ये हो जाएगा। एक साथ लिखेंगे इसको, पाटलिपुत्र वैभवम। एक साथ पाटलिपुत्र वैभवम का समस्त पद क्या होगा? पाटलिपुत्र वैभवम, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग आज पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। चैप्टर में पटना का विभिन्न नाम आया था, उनका उल्लेख करना है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के समय में पटना जो है पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम पाटलीग्राम, फिर कुछ समय पश्चात वह पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। फिर पटना का ही दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर था। पुष्पुर या कुसुमपुर, इससे पता चलता था कि लगता है आसपास में फूलों का बहुत मात्रा में उत्पादन होता था। फिर जाकर के पाटलिपुत्र, फिर क्या हुआ? पटना नाम से जाना जाने लगा। तो कौन कौन सा नाम आया? सर्वप्रथम पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये सब जो है पटना का ही नाम है। तो ये सब लिख लेना है। आप लोगों को इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी सिर्फ सुन लीजिए। अब अगला है प्रश्न, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? किस संप्रदाय के लोगों के लिए? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही है। उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? वही बात फिर आई कि पटना का गुरुद्वारा जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ कहाँ? पाटलिपुत्र में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसलिए
पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है? राजशेखर, इनकी रचना है काव्य मीमांसा। कौन सी रचना है? काव्य मीमांसा है। इन्होंने अपने रचित ग्रंथ काव्य मीमांसा में पटना के बारे में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? अत्र कहां? पाटलिपुत्र में वर्ष उपवर्ष, यानी एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, वर्षांतरम, एक वर्ष का दूसरे वर्ष का, पाणिनि, पतंजलि, व्याधि, वररुचि, इतने महान महान जो है रचना काव्य मीमांसा जो राजशेखर हैं, इन्होंने अपने रचित ग्रंथों में वर्णन ये क्या है कि यहाँ वररुचि, पतंजलि, व्याधि, इन्होंने यहीं पर कहा पाटलिपुत्र की धरती पर अध्ययन किए हैं और ख्याति को प्राप्त किए हैं। इन्होंने अपने रचित ग्रंथ काव्य मीमांसा में वर्णन किए हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा? दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में कहा कि यह जो पाटलिपुत्र नगर है यह क्या है? धरती का भाल है। यह जो पाटलिपुत्र नगर है इंद्रलोक के समान है। किसके समान है? इंद्रलोक के समान है। और यह जो है पाटलिपुत्र नगर सरस्वती का कुलगृह है, यानी सरस्वती का निवास स्थान है। ये दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीम नामक काव्य में वर्णन किए हैं। चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है? यहां काव्य मीमांसा का राजशेखर ने अपने रचित ग्रंथों में वर्णन किए थे कि पाटलिपुत्र नगर में पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, इन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे और ख्याति को भी प्राप्त किए। इसी कारण पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र कहा गया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? सर्वप्रथम बुद्ध के समय में पाटलिग्राम था और समय परिवर्तन के बाद पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र बना। और यह जो पाटलिपुत्र शब्द है पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आश्रय लेकर के बना है। यह मध्यकाल में 1000 वर्ष तक पिछड़ा भी रहा है। ये सारी बातें जो है इस प्रश्न में हम लोग लिखेंगे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति इस रूप में हुई। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। इनका वर्णन हमें कहाँ मिल जाता है? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने रचित ग्रंथों में ये सारी बातें लिखे हैं। और इसके समय में अशोक के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी। परंतु अशोक के समय में क्या था? अशोक के समय में इसका क्या था?
कम विकास हुआ था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। तथा पटना के प्रमुख दर्शनीय मतलब देखने योग्य स्थल का नामोल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। तो पटना में क्या है? पटना में गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान, सचिवालय और उच्च न्यायालय, ये सारे दर्शनीय स्थल हैं। ये सारे दर्शनीय स्थलों को लिख देना है। अब अगला है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव क्या होता था। उस समय जब गुप्त वंश का शासनकाल था, उस समय शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बड़े उस समय जो है लोग बड़े आनंद पूर्वक उस महोत्सव को मनाते थे। किस महोत्सव को? कौमुदी महोत्सव को। यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। आज भी वैसा दृश्य देखा जाता है। किस अवसर पर? दुर्गा पूजा के अवसर पर आज भी वैसा दृश्य देखा जाता है। तो ये सारी बातें लिखना है इसमें कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। ये सारे पीडीएफ के रूप में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन्हें चाहिए ये सारे पीडीएफ के रूप में वो कमेंट करें और आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाए। धन्यवाद।